अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में। बड़ा ही खूबसूरत मौसम, बड़ी खूबसूरत जगह और बहुत ही खूबसूरत भाई इख्तियार वली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। बहुत संगे शुक्रिया। संगे लगा। زه خیمه اور تاسو ته په خپل ملک کې خپل وطن کې هر کله وایم. माशाअल्लाह। ये बताएं आपको एक तो आपको मुबारकबाद हो प्राइम फोकल पर्सन टू आप मतलब कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, कैसा लग रहा है? आपकी मुबारकबाद देने के लिए बहुत शुक्रिया. और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के उसकी टीम का एक अदना सिपाही होने पे भी मेरे ख्याल में एक बंदे को फ़ख्र होना चाहिए कि जो बंदा बहुत कम ही कुछ घंटों के लिए, शायद वो चंद घंटों के लिए वो आराम करता हो तो शायद करे, अदरवाइज़ 24/7 काम करने वाला बंदा, और जिसके पास जब भी आप मिलें तो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालना और लोगों को फैसिलिटेट करना, उस पाकिस्तान को एक 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 फलाही मुमलिकत बनाने का, इसके अलावा उनके पास ना कोई सोच है ना उनको कोई फ़िक्र है. और तो ऐसे बंदे के साथ ऐसे वज़ीर आज़म की टीम में अगर आप शामिल हो जाएं तो मेरे ख्याल में इट्स सच अ ग्रेट ऑनर फॉर मी. मैं आपसे एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह जन्नत में घर करे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहते हैं कि मुझे कहा गया कि यार फ़लाँ वजारत ले लो, तो मुझे ये पता था कि इनके साथ रहना पड़ेगा और ये 24 आवर काम करने वाले बंदे हैं, तो मैं बूढ़ा इंसान हूँ, तो मैंने कहा ये नहीं तो ये दे दे, मैं घर से बैठ कर कुछ करके क्या करूँगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ज़िम्मेदारियाँ क्या मिली हैं? अच्छा, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तो इंफॉर्मेशन की साइड पे कुछ ज़िम्मेदारी दी है, ठीक। प्लस जो उन्होंने मुझे टास्क दिए हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली 2-4 बड़े अहम टास्क हैं. एक जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो अमन का है. ठीक। वहाँ पर अमन की बहाली, उसमें अपना हिस्सा डालना, सियासी क़ुव्वतों को एक साथ लाना, और जितने नौजवान हैं इस काम के लिए जो नबरद आज़मा हैं और बरसरे पेकार हैं, उनको अपने करीब लाना, उनके दरमियान और अपने दरमियान, हुकूमत के दरमियान फासले कम करना और अमन के लिए मिलकर जदोजहद करना. सबसे पहले चीज़ जो है वो अमन है. नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा में जो वफाकी महकमे हैं उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाना, ताकि वहाँ पर, चूँकि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में हमारी प्रोविंशियल हुकूमत हमारी मुखालिफ जमात की है, तो वहाँ पर लोगों को वफाकी हुकूमत के जो ज़ेर इंतज़ाम इदारे हैं उससे बाकायदा फैसिलिटेट करना, तो उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने का एक टास्क उन्होंने कहा है. तीसरा जो है तो वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा है तो वो ये उन्होंने ज़िम्मेदारी दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत जो गुज़री थी वो 1997 में आई थी आखिरी दफ़ा। तो उन कारकुनों का, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जो एहसास महरूमी है वो ख़त्म करना, इज़्ज़त नफ्स बहाल करना, और वफाकी हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम जितने इदारे हैं वहाँ से अपने कारकुनों का उसमें कुछ न कुछ उनकी इन्वॉल्वमेंट हो और उनके ज़रिए आवाम तक उसकी बेहतरी जो है तो वो पहुँचे, वो फ़ील करे कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है तो वो उनसे लाताल्लुक़ नहीं है. ये है. और आखिरी जो नंबर 4 पे है और सबसे जो ज़रूरी मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के वो नौजवान जिनको गुज़श्ता 10-12 सालों से, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हो सकता है, एक जमात ने या इमरान खान ने उसको अपनी भट्टी का ईंधन बनाया हुआ है और उनको रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क खुदाबाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, अपनी अदलिया के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़, पार्लिमान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का जो एक अमल है उसको किसी तरीके से तोड़ना और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को वापस मोड़ कर लाना तालीम की तरफ, खेल के मैदान की तरफ और रोज़गार की तरफ, और निज़ाम हुकूमत और निज़ाम रियासत और जमहूर को मजबूत करने के लिए नौजवानों का उसमें हिस्सा डालना और उसमें शामिल होना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है हमेशा. ये जो पहला हिस्सा आपने बयान फरमाया, ज़ाहिर है अमन व अमाना और इस वक्त जो दहशत गर्दी
اور اس کا جو سارا مقابلہ ہے اس میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے. تو آپ کے پرانے سیاسی حریف جو ہیں وہ وزیر داخلہ کہ کچھ ذمہ داریاں شاید ان کو ملی ہیں, تو کیا اب وہ جو آپ کہا کرتے ہیں ٹی وی ٹاک شو میں کہ ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں کہ یار جنازے پہ نہیں آنا, دعا پہ نہیں آنا, تو اب کیا اکٹھے کام کریں گے؟ ظاہر ہے وہ وزارت بھی تو ایک بڑی اہم ہے. دیکھیں میرے خیال میں ان کا اپنا ایک کام ہے, میرا اپنا ایک کام ہے, لیکن جہاں پر لوگوں کی خاطر, اس ملک کی خاطر, اپنے صوبے کی خاطر جہاں پر مل کے کام کرنا پڑا تو میں ایگوئسٹک ہوں, لیکن میں وطن پرست بھی ہوں. زندہ باد. اور میری جو وطن پرستی ہے وہ پھر میری ایگو سے بہت بڑی ہے. تو میں شاید پھر اپنے ملک کے لیے کام کرنے کے لیے کسی سے بھی ہاتھ ملا سکتا ہوں. میں مل کے چلوں گا اور مل کے پھر ہم کام کریں گے, اور جس دن الیکشن آئے گا تو میرا مخالف وہاں کھڑا ڈنڈا ہوگا, سوٹا پھر ہوگا. اختیار ولی اپنی پوزیشن لے لے گا اور وہاں پہ کھڑا ہوگا. آپ کا یہ والا روپ مجھے بڑا اچھا لگا ہے, اور یہ بڑا خوبصورت روپ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر ملک کے لیے, عوام کے لیے, صوبے کے لیے اپنے سیاسی حریف کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا, تو یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے میرے خیال میں. اختیار بھائی 35 سال کی جو سیاست ہے اس میں ذرا یہ بتائیں کہ 35 سال بعد جب یہ عہدہ آپ کو ملا تو آپ کے لوگوں کا, آپ کے علاقے کے لوگوں کا, حلقے کے لوگوں کا, شہر کے لوگوں کا, جاننے والوں کا, دوستوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ اچھا پرویز بھائی, میں اقتدار کا زیادہ رسیہ نہیں ہوں. ٹھیک. میں نے سمجھ لیں کہ میں نے 34 سال مطلب 1989 یا 90 سے اگر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو میں مطلب اس کوشش میں کبھی نہیں رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہو, میں وزیر بنوں, مشیر بنوں. حالانکہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا تھا, لیکن میں نے کبھی ان کو ریمائنڈ بھی نہیں کرا ہے. اب انہوں نے تھوڑی ذمہ داری دے دی ہے تو میرے حلقے کے لوگ اس پر بہت خوش ہیں. خوش ہے. اگر وہ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں. کیا بات. اور ہم جو کرتے ہیں تو ہم ایک حلقہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا شناختی کارڈ ہوتا ہے, وہ آپ کا ایک کنبہ ہوتا ہے, وہ آپ کا گھر ہوتا ہے. اگر میرے گھر والے خوش ہوں تو میں کون ہوتا ہوں جو میں خوش نہ ہوں؟ میں بھی خوش ہوں. تو میں راضی ہوں, اور کام ہے, کام ہی کرنا ہوتا ہے, چاہے عہدہ آپ کے پاس چھوٹا ہے, درمیانہ ہے, بڑا ہے یا بہت بڑا ہے. بات کام کرنے کی, اور کام کرنے کا موقع آپ کو مل جائے تو آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے. سو دیٹ میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی ذمہ داری دے کے ہم ایک نئے امتحان میں ڈال دیا ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر طریقے سے نبھائیں, اور ہم پاکستان کی ترقی میں میرے حصے کا, جس طرح ابابیل اپنی چونچ میں ایک قطرہ, ایک بوند پانی کا اٹھا کے آتے تھے اور آتش نمرود پہ ڈالا کرتے تھے, ہم نے بھی اپنے چونچ میں ایک قطرے کا پانی اٹھا کے آگ بجھانے پہ ڈالنا ہے, آگ بجھانے کا کام کرنا ہے, فائر فائٹنگ کرنی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں کوئی آسانی آ سکے. یہی ہماری سیاست کا مطمع نظر ہے. اختیار بھائی بڑے مشکل دن گزارے ہیں پچھلے 2 اس قوم نے. امریکہ میں جیسے 9/11 ہوا اسی قسم کا, اس سے پہلے کوئی 72-73 سال پہلے کوئی ٹرین اغوا ہونے کا واقعہ ہوا ہے, وہ ہالینڈ میں ہی ہوا تھا. یہ جو واقعہ ہے اس کو پاکستان کا 9/11 کا کیسے دیکھتے ہیں آپ کو؟ یہ کیا کہاں ایسی خامیاں ہیں جو دور نہیں کی گی اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں میں تو بہت کلیئر ہوں, جی. اور اب سینئر لیڈرشپ جو اس ملک کی ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہے, سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا ہوگا, ٹھیک. غدار کو غدار کہنا ہوگا, ملک دشمن کو ملک دشمن کہنا ہوگا. اس میں کوئی زیادہ کوئی کیٹیگریز نہیں ہے. یا آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ پاکستان مخالف کھڑے ہیں. تو میرے خیال میں چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں, اور اب ریاست کو بھی اپنی پوزیشن لینے پر مجبور کر دی. جن لوگوں کو یہ سوچ کر ٹریٹ کیا جاتا رہا ایک لمبے عرصے سے کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ سیاسی تحریک ہے, اسی میں ہی سارا نقصان ہوا ہے. سیاسی لوگ ایسے نہیں کرتے. سیاسی لوگ ملک کے ٹرینوں کو اغوا نہیں کرتے. ٹھیک. سیاسی لوگ ملک کے آئین اور دستور سے نہیں کھیلتے. وہ لوگوں کے خون سے ہولی نہیں کھیلتے. وہ بچوں کو ڈھال بنا کر, عورتوں کو ڈھال بنا کر ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش نہیں کرتے. سیاسی لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ملک کے ترقی اور خوشحالی کا پہیہ روکنے کے لیے
IMF को ख़त लिखे हैं, सियासी लोगों को, जमातों को। मैंने नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब के साथ सफ़र किया, मैंने मखदूम अमीन फ़हीम साहब, जो हमारा एक इत्तेहाद बना था APDM, मैंने जी। उसमें मुझे ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक अलायंस, फिर अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बनी, फिर अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, मैंने इन सारी तहरीकों में हिस्सा लिया है। मैंने तहरीक निजात में हिस्सा लिया, मैंने उसमें भी जेल काटी थी। तो मैंने किसी लीडर को इस तरह नहीं देखा था, कभी मैंने कोई किसी पार्टी को मैंने ये नहीं देखा था कि वो IMF को लेटर, अमेरिका को लेटर लिखे। अगर कोई इस तरह करता तो लाजिमी बात है कि पाकिस्तानी अवाम समझते थे कि ये गद्दार है, ये मुल्क के साथ नहीं खड़े हैं। आज सिचुएशन कुछ चेंज हो गई है। तो मेरे ख्याल में जो शर्मा शर्मी में या लिहाज में कोई रियायतें दी गई हैं तो उसका नुकसान हुआ है। जी। तो मेरे ख्याल में अब जिसके हाथ में डंडा है उसने अपना डंडा चलाना है, वरना मुल्क को नुकसान होगा। और फिर दस्तूर हो, आइन हो, जमहूरियत हो, आपके मुल्क की दीगर इदारे हो, इसको आप क्या करेंगे अगर खुदा न ख्वास्ता कोई आपके मुल्क को ही नुकसान पहुंचा दे, आपके मुल्क के आवाम को नुकसान पहुंचा दे, तो आप क्या चीज़ लेकर फिरते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में वन शुड बी वेरी क्लियर और कहना होगा कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। मेरे ख्याल में हम तारीख लिखी जाएगी तो हम दुरुस्त समझ में करें। ये जो कल रात DG ISPR साहब ने फरमाया कि गेम के रूल चेंज होंगे, क्या क्या समझते हैं? अभी आप वही बात कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि सुनने वाले ज़रा, मतलब गेम के चेंज रूल क्या, वो जो आपने बात शुरू में की बड़ी खूबसूरत की, गद्दार को गद्दार कहना पड़ेगा, टेररिस्ट को टेररिस्ट कहना पड़ेगा, तो अब लिहाज बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। सियासी लोगों को इसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको पॉलिटिकली डील किया जाएगा, ठीक है। जो चोर और डकैत हों उनको पुलिस के ज़रिए डील किया जाएगा, और जो मुल्क तोड़ने का प्लान रखते हैं, जिनके प्लान्स का पाकिस्तान में किसी को नहीं पता लेकिन इंडिया की मीडिया को पता होता है, या फिर तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया को पता होता है, तो ऐसी चीज़ों को पॉलिटिकली डील नहीं किया जाएगा, फिर इनको एज ए एंटी स्टेट एलिमेंट ही डील किया जाएगा। और उसको कौन डील करता है, एवरीवन नोज़ बेटर। हमारे मुल्क की इदारे, सलामती के इदारे, सिक्योरिटी ज़राए, वो इतने कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन जब ये सीने पर कार्ड लगाते हैं पाकिस्तान का, शनाख्ती कार्ड रखते हैं पाकिस्तान का, काम करते हैं ये इंडिया के लिए, एजेंडा हो इनकी जेब में इजराइल का, वो किसी सूरत पाकिस्तानी नहीं कहला जा सकते। और जो लोग, आज मैंने बड़ी एक अच्छी बात सुनी, मैं वही कोट कर देता हूँ कि जो सियासी तौर पर दहशतगर्दी करते हैं वो सियासी दहशतगर्द हैं, जो कारोबारी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं वो आपके मुआशी दहशतगर्द हैं, और जो मज़हब को उठाकर यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं वो मजहबी दहशतगर्द हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है और जिसको जितना साथ वो कर रहा है। इधर KPK जो है, इसमें एक मियां मोहम्मद नवाज साहब के दौरे हुकूमत, बल्कि आपके दौरे हुकूमत में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद दावा ये किया गया था कि वहाँ से आखिरी दहशतगर्द जो है वो भी भगा दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि उस तरह का एक अभी दोबारा एक्शन लेना पड़ेगा? ज़ाहिर है KPK में और बलूचिस्तान में इस वक्त जो तबाही है, हम इस हकीकत से तो नज़रें नहीं चुरा सकते ना, हम थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं लेकिन चुरा नहीं सकते नज़रें। कोई उस तरह का एक्शन करना पड़ेगा। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शायद ऐसा ही कुछ कहा कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हो सकता है तो शहबाज साहब के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं हो सकता? उनका, बिलावल साहब का इशारा जो था वो नेशनल एक्शन जी, नेशनल एक्शन प्लान, और ये भी अब होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब ये वो वक्त आ गया है कि मेरे ख्याल में हम कुछ लेट भी हो गए हैं, कुछ थोड़ी सी देर भी हो गई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो लोग मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, जो लोग अपने एजेंडे की तकमील चाहते थे, उन्होंने बहुत पाक लिबास जमहूरियत वाला पहन लिया था, सियासी लिबादा ओढ़ कर उस लिबादे के अंदर टेररिस्ट छुपे हुए थे।
तो मेरे ख्याल में अब वो बातें अब अज़र मिन शम्स हैं, वो अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं रही कि उसको आप लीनियंट ले या उनके साथ कोई नरमी बरती जाए, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं। और जो DGISPR ने बात की है जी। कि अब गेम के जो रूल्स हैं, उसूल, वो अब चेंज हो गए। तो मेरे ख्याल में पैगाम बड़ा वाज़ेह है। तो जिन लोगों ने अमन के साथ चलना है, मुल्क के साथ चलना है, वो अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, और जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलना है, उनका ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो कौन लोग हैं। तो उनको उन्हीं हाथों से, आनी हाथों से निपटा जाएगा, जो 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 जिसको मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि बहुत पहले उनको निमट लेना चाहिए था। आखिर में ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा, इमरान खान साहब जेल में हैं, रात को 11 साढ़े 11 बजे उनके एक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है जिसमें वो कहते हैं कि ये हमारे साथ बिज़ी हैं, हमें दबा रहे हैं, इनकी नाकामी है, ये है वो है। दो हिस्से हैं इस सवाल के। पहला हिस्सा, क्या इमरान खान के पास कोई ऐसी एक्सेस है कि रात साढ़े 11 बजे कौन उनका ट्वीट लिख कर सामने ला रहा है, और दूसरा जो उन्होंने ट्वीट की है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान खान ने कभी उनके मुंह से कोई ऐसी बात खैर नहीं, की खबर नहीं निकली। खैर की खबर नहीं निकलती, कोई ऐसी बात नहीं निकलती जिससे ये कौम, पाक फ़ौज, अदलिया, पार्लिमान, सियासी जमातें, वॉलंटियर, सिविल सोसाइटी, ये सब एक दूसरे के करीब आ गए। आप माजी उठा के देख लें, और ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आप उनका ट्विटर हैंडल देख लें। कुछ दो दोस्तों की ड्यूटी लगाएं, गुज़श्ता 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की आप उनकी ट्वीटें देख लें। उनकी कोई भी ट्वीट, उनकी कोई भी स्पीच, उनका कोई भी व्लॉग, कोई भी इंटरव्यू, वो बिगाड़ की तरफ जाएगा, तकसीम की तरफ जाएगा, मुल्क को नुकसान की तरफ जाएगा। उनकी मुंह से निकले हुए लफ्ज़ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होंगे। भले आप उसको जितना भी गुड़ में लपेट लें, भले आप जितना भी कहें कि ये तो अपने राइट की बात कर रहा है, भले आप जितना भी कहें कि ये तो जमहूरियत की बात कर रहा है, जमहूरियत के लिबादे में लपेट कर, आइन और दस्तूर के उसमें लपेट कर जो जहर अफशानी इमरान खान ने की है, मेरे ख्याल में किसी टेररिस्ट में और पॉलिटिकल टेररिस्टों में कोई फ़र्क नहीं है। ये सियासी दहशतगर्द हैं, और इनके मामलात जो हैं, ये मैं नहीं समझता कि ये इनका एजेंडा है। ये एजेंडा किसी और का है। ये उनके मोहरे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हमें पता है किस किस को तकलीफ़ होती है सी पैक से, गवादर पोर्ट से किस किस को तकलीफ़ होती है, और पाकिस्तान की तरक्की, बढ़ती हुई एमर्जिंग इकॉनमी, इससे किस किस को तकलीफ़ होती है। पाकिस्तान के एटमी असासों से, आपकी एटमी मिज़ाइल से, एटमी टेक्नोलॉजी से किस को तकलीफ़ होती है, सब हमें पता है, पाकिस्तानी कौम को भी पता है। तो वो अब डायरेक्ट पाकिस्तान पर आकर तो हमला नहीं कर सकते। सही। हमारे घर के अंदर लोगों को उन्होंने हायर कर लिया है, और उनको हायर करके वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में इधर मैं, क्योंकि आपने भी ज़ाहिर है जाना है और ये चीज़ें हैं, लेकिन शहबाज साहब के बारे में बात की, आपने बताया कि वो कितने मेहनती, कितने काम करते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के साथ ज़ाहिर है आपने काम किया है नौजवानों को, यूथ के हवाले से। आपके, मैं जिन दिनों आप वज़ीर नहीं बने थे और आपके सियासी हरीफ वज़ीर बन गए आपकी हुकूमत में, तो आपके कुछ मेहरबान दोस्त अपने प्रोग्रामों में कुछ क्लिप्स चलाया करते, जिसमें मरीम नवाज़ आपकी बड़ी तारीफ़ किया करती थी। तो मरीम नवाज़ के साथ आपने काम किया है, जो 1 साल में दावे हो रहे हैं बड़े बड़े, उन्होंने जो अचीव किया है, जिस तरह की वो लेके चली हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप सेटिस्फाइंग हैं कि ये मरीम नवाज़, या उस वक्त अंदाज़ा था कि मरीम नवाज़ अगर CM बनती हैं तो ये सब कुछ करेंगी? मैं मरीम नवाज़ की, उनकी जो पहली तकरीर है वो आप उठा के देख लें, असम्बली की। जी। उन्होंने एक बात की थी और मैंने वही लाइन पकड़ ली थी, और मुझे यकीन था कि ये यही करेंगे। उन्होंने कहा था कि मेरा मुकाबला किसी बुज़दार के साथ नहीं है। मैंने खिदमत में, मेरा आइडियल कोई इमरान खान नहीं है,
میرے والد اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں پنجاب کے. میرے چچا شہباز شریف صاحب اس صوبے پنجاب کے 3 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. جتنا کام میرے والد نے، جتنا کام اور خدمت میرے چچا نے، شہباز شریف صاحب نے، دونوں بھائیوں نے مل کر کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اکیلے ان سے آگے بڑھ کے یہ کام کروں کہ میرا مقابلہ جو ہے میرے اپنے گھر میں ہے، میں ان سے زیادہ کرنا چاہتا ہوں. میں اس دن سے میں سمجھ گیا تھا کہ جو بندہ اپنے لیے گول بڑا سیٹ کرتا ہے نا اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی. شوٹ فار دا مون. If you will miss it, you will amongst the stars. تو میرے خیال میں مریم بی بی جو ہے تو وہ بڑی بہتر طریقے سے اس وقت پاکستان میں، ٹھیک ہے میں نہیں کہتا کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا نام لیتے ہی اگر آپ کے ذہن میں گنڈا پور صاحب کی تصویر نہ آئے تو میرے خیال میں یہ پھر کوئی اچھمبے والی بات ہوگی. اب گنڈا پور بھائی جو ہے وہ کیا کام کریں گے، ان کے پاس کیا ویژن ہے، دیٹس یو نو اینڈ ایوری ون نوز اباؤٹ. لیکن اس وقت پاکستان کے آپ نے سنا ہوگا، حالانکہ وہ بیان پھر واپس بھی ہو گیا، کہ سندھ میں تاجروں نے سوال کر جی. دیا تھا اور مطالبہ کر دیا تھا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ آپ لے جاؤ اور مریم نواز ہمیں ہمیں دے دے دو. دیں. تو یہ میرے خیال میں آج بلوچ کی بھی ایک پکار ہے، یہ آج پشتون کی بھی ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے جو ہفتے کے 7 دن کام کرتا ہے، ہر روز نیا پروجیکٹ لاتا ہے، اور ان کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے ان کے پاس. جبکہ ہم نے ماضی میں ایک ایسی حکومت بھی دیکھی جو 1 سال بعد کہتے تھے خالی اخبار چھاپ کر اس پہ اتنا لکھ دیا کہ ہم مصروف تھے. مصروف تھے. تو اللہ کس چیز میں مصروف تھے یہ نہیں بتایا. اللہ ان کو مصروف ہی رکھے. وہ شرارتوں میں مصروف تھے اور وہ وہی شرارتیں کرتے رہے. ان کے علاوہ کیا تھا، ان کی مصروفیت کیا تھی؟ کوئی ٹک ٹاکر آ کر وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے ٹھڈے مار کے کھولا کرتی تھی. ایک طیبہ گل جیسی خاتون آ کر 3 مہینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں قید رہا کرتی تھی، جس کے ذریعے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بلیک میل کیا گیا، چیئرمین نیب کو، اور ان کے ذریعے پورے پاکستان کی سیاسی قیادت کو لتاڑ کے رکھ دیا گیا تھا، رگڑ دیا تھا. تو یہ وزیر اعظم ہاؤس تھا اور یہ ان کی پرفارمنس تھی، اور یہ اسی میں مصروف رہے. یہاں پر بیٹھ کر سائفروں کی اس کو فورج کیا گیا، سازشیں، شرارتیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو آیا تھا، وہ ایک گملے میں اگا ہوا ایک پودا تھا چھوٹا سا، لیکن اللہ نے اگر ان کو موقع دیا تھا تو وہ بہت اچھا کچھ کر سکتے تھے. لیکن ہر انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، ایک اس کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے. عمران خان کا جو پازیٹیوٹی کا خانہ ہے وہ بالکل 0 میٹر ہے، وہ خانہ بالکل بند ہے، استعمال ہی نہیں وہ ہوا. استعمال ہی نہیں ہوا. نیگیٹو سائڈ والا اس پر بڑا بوجھ ہے، بہت بوجھ ہے. شاید شیطان کا بھی اتنا بوجھ نہ ہو جتنا اس کے اس سائڈ پر بوجھ ہے. معصومانہ بالکل لاسٹ سوال. نہیں بدر پنچوتا صاحب نے آپ کو مبارکباد دی ہے. دیکھیں آپ کے دوست ہیں نہیں مدر پنجوتا صاحب، آپ ان کے ساتھ بڑا آپ کا رشتہ ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، تو مبارکباد تو دی ہوگی، کیونکہ آپ کو مبارکباد دینے والوں میں ہر طبقہ فکر سے لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کے حق میں آواز اٹھائی، تو وہ آپ کے لیے مبارکباد ہی تھی. اچھا، سچ اے لولی اینڈ ویری انٹرسٹنگ کویسچن. مجھے ویسے انتظار تو نہیں تھا، لیکن شاید یہ مبارکباد دے ہی دے. جی. لیکن وہ لیٹ ہو گئے تو میرے خیال میں علیمہ خان نے ان کو مبارکباد دے دی اور ایسی مبارکباد دے دی کہ گالی مک گئی. یار بات سنے میں سے آپ بتائیں، آپ کے حق میں پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے آواز اٹھائی ہے، اور علیمہ خان نے بھی آپ کے حق میں آواز اٹھائی ہے. یہ کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال میں آواز جب موقف آپ کا سچا ہو جی. اور آپ دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اپنا موقف پیش کرے تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. بے شک. اینڈ دس از واٹ آئی بلیو. اور میں آج یہ ضروری سمجھتا ہوں
इट्स माय वेरी फर्स्ट वीलॉग। तो मैं आपके चैनल, आपके कैमरे के ज़रिए वो तमाम दोस्त, साथी, बहन, भाई, मुस्लिम लीगी कारकुन, वो जर्नलिस्ट, वो एंकर पर्सन, मैं अगर नाम लूँ तो वो बहुत बड़ी लिस्ट है और किसी का नाम रह जाए तो गिला बन जाएगा। बट मैं सब के लिए मैं हाथ जोड़ के मैं आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको, जिस तरह आप मेरे साथ खड़े हुए, मेरी दुआ है कि कभी आप पे मुश्किल और इम्तिहान का वक्त ना आए, लेकिन कभी आए तो अल्लाह आपके साथ अपने रहमत के फरिश्ते ऐसे ही खड़े करें जैसे आप लोग मेरे साथ खड़े हुए। और यकीन करें कि मज़ा भी फिर बहुत आता है जब आप अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, लड़ाई लड़ने जाते हैं और आपके साथ एक दुनिया खड़ी हो जाती है। इख्तियार भी मैं इसमें एक लफ्ज़ ऐड करूँगा, आप ख़ुद इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात है आपका जो काम था, जो आप जिस फ्रंट फुट पे आप लड़ रहे थे, वहाँ पर आप इग्नोर किए जा नहीं सकते थे। मैं अपने वीलॉग में एक लाइन बोलता था, जब आप ये हुआ तो मैं कहता कि शहबाज साहब के साथ काम करने वालों की जो सीवी है ना, उसमें अगर सीवियाँ रखें तो सबसे टॉप पे इस वक्त इख्तियार वली की है, क्योंकि जिस फील्ड में मुस्लिम लीग नून कमज़ोर है उसमें इख्तियार वली बहुत तवाना आवाज़ है। तो ज़्यादा देर नहीं होगी और वही बात हुई, 6-7 दिन के बाद आवाज़ सुनी गई, उन्होंने आपके पास बुलाया। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े कम वाक़यात होते हैं, क़यादत एक दफ़ा हल्का सा इग्नोर कर दे, लेकिन आपको तीसरे ने बुलाकर जो आपकी पप्पियाँ जफ्फियाँ, और हमें पता लगा कि बड़ी गाल पे बोसे दिए हैं आपको शहबाज साहब ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मोहब्बत और प्यार है आपकी, ये खुद आप बड़े अच्छे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ, और एक दुआ और भी आपके साथ है, मेरी और सुनने वालों की दुआएं आपके साथ हैं कि जो आपको टास्क दिया गया, जो ज़िम्मेदारी आपको दी गई, अल्लाह ताला की ज़ात उस ज़िम्मेदारी में आपको कामयाब करे और वो ज़िम्मेदारी आप उसी तरह से निभाएं जिस तरह पर एतमाद का इज़हार करें। यही दुआ मेरी आपके लिए है। आपको जो नई जिम्मेदारी दी गई है यूरोप के लिए, कि आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को यूरोप भर में आपने उसको फैलाना है। आप उसके एम्बेसडर हैं, आप उसके फोकल पर्सन हैं, आप उसके कोऑर्डिनेटर हैं। और आपने नौजवानों को, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा था, वो साजिश, वो शरारत, वो बंद करने के लिए आप उसके लिए एक बेहतरीन, खूबसूरत, मुदल्लिल और तवाना आवाज़ है। मेरी दुआएं और मेरी सपोर्ट अनकंडीशनली ये आपके साथ। ऑलवेज लव यू भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।